गौहर, हमने देखा है कि हुँ। कराची के बहुत सारे मसाइल हैं और हम अक्सर कराची के मसाइल के बारे में बात करते-करते मल्टीपल। शायद आप दीदा भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। देयर आर टाइम जब हमें लगता है कि यार इतने मसाइल हैं, इनका हल कब निकलेगा? और इसमें से शायद एक बहुत पुराना मसला फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स, और शायद हम कराची में जब से पैदा हुए हैं तब से और हम अब तक देख है। रहे हैं कि कराची में रेबीज़ का कोई ना कोई केस हम देखते हैं आना शुरू होते हैं। आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पेश आते हैं और ऐसे वाक़यात में हम ये देखते हैं कि जब ये बढ़ने लगते हैं तो आपको रेबीज़ की वैक्सीन भी कई बार दस्तयाब नहीं होते हैं। विशेष ऐसा ही एक सलाह वाक़या में। कराची में भी पेश आया, जहाँ पर रेबीज़ से एक बच्ची मुतासिर हुई और उसके बाद वो दम तोड़ गई। बिल्कुल, रेबीज़ की अलामत का ज़ाहिर होना ख़तरनाक है, साथ-साथ 1.5 माह बाद रेबीज़ की अलामत ज़ाहिर हुई, बच्ची को कराची इलाज के लिए लाया गया और वो जाँबर ना हो सकी। ये हादसा इस बात की याद दहानी है, बरवक़्त ज़ख़म ना धोना, वैक्सीन ना मिलना किस हुँ। कदर ख़तरनाक हो सकता है। शहर के बड़े अस्पतालों में हज़ारों सगगज़ीदगी के केसेस रिपोर्ट होना इस मसले की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। ऑब्वियसली अब इस पे माहिरीन का कहना है कि फ़ौरी एहतियाती तदाबीर ना की गई तो ये मसला सेहत आमा के बड़े बहरान में तब्दील हो सकता है। और सबसे अहम बात इसमें ये भी है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो कराची तक लाया जाता है इलाज के लिए लोगों को। हमारे सिंध के दरूनी सिंध के जो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इसका इलाज भी मौजूद नहीं होता है। एज़ आई सेड बिफोर कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती रेबीज़ की वैक्सीन, इसलिए वो हाँ। जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी पेशेंट्स को बहुत नुकसान कई बार दे जाता है। डॉक्टर तहरीम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मामले पर हम उनसे बात करेंगे। आप माहिर वबाई अमराज़ हैं। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका फॉर योर टाइम। ये इंतहाई अफ़सोसनाक है कि इस दौर में भी हम सब गज़ीदगी से देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अफ़ेक्ट होते हैं और उसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। ये जो बच्ची है 9 साल की जिसका वाक़या पेश आया, ये इंतहाई अफ़सोसनाक है। सबसे पहले तो हम आएँगे कि रेबीज़ से कितना नुकसान हो रहा है, हमें क्या करना है। अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसके बाद हमें फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए जब तक कि हम अस्पताल पहुँचते हैं और हमें रेबीज़ का कुछ वैक्सीन मिलती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बोल टीवी का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को पब्लिक अवेयरनेस के लिए सिलेक्ट किया। जैसा आपने कहा, रेबीज वाकई में हमारे लिए और कुत्ते का जो काटना है, डॉग बाइट, एक बहुत पुराना मसला है जो अभी तक भी हल नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देती हूँ कि अगर कोई कुत्ता काट ले तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है आपने कि साबुन पानी, जो भी नॉर्मल साबुन आपके हुँ। घर में है, उससे रगड़ रगड़ के जख्म को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक धोना है। ओके। इसका फायदा ये होता है कि जो रेबीज का वायरस है ये समझ लें कि बहुत ही जो आपका साबुन और पानी है ना, इसका जो कैप्सूल होता है ये इससे घुल जाता है और 70% तक जरासीम वहीं साबुन पानी से फौरी तौर पे धो लेने से हुँ। खत्म हो जाता है। इसमें ओके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपने कहा कि गाँव में और जगहों पे भी, तो लोगों का कॉन्सेप्ट कह लें या मिथ कह लें, वो ये होता है कि अगर इसमें कोई नमक मिर्च लगाएंगे या कोई कपड़ा बांध देंगे तो उससे शायद ये कुत्ते के काटे का वो बेहतर हो जाएगा। हाँ, कि जी। ऐसा हरगिज नहीं होता है। जब भी आप कोई चीज साबुन पानी के अलावा इस पे लगाएंगे तो वो जरासीम को मजीद अंदर जाने में मदद करेगी, जिसकी वजह से राइट। रेबीज होने के चांसेस बढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो ये है कि हुँ। आपने साबुन पानी से रगड़ रगड़ के 10 से 15 मिनट तक जख्म को अच्छी तरह से धो लें। जी। और उसके ठीक। बाद दूसरे स्टेप पे आपका जो भी डॉग बाइट सेंटर है हाँ। नजदीकी, वहां पे आपने जाना है, क्योंकि कुत्ता काटने के बाद जो आपकी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है या हुँ। उसके बाद जो आप बचाने के लिए, रेबीज से बचाने के लिए जो दवाइयां देते हैं, उसमें दो तरह की दवाइयां होती हैं। एक वैक्सीन होती है और दूसरी हम्म। इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो कि हुँ। जख्म में लगाई जाती है। सही। तो आपने फौरी तौर पे ये दो काम तो ठीक, करने तहरीम अच्छा इस तरह भी क्या होता है, अभी जिस बच्ची की हम बात कर रहे हैं, जो केस इस वक़्त हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन गलत अंदाज में लगी या फिर वक्त पे नहीं लगी। तो क्या ये ऐसा भी कोई अवामिल होते हैं कि वक्त पे ना लगना तो ज़ाहिर है ही, लेकिन क्या गलत अंदाज में लगना, ऐसे भी कोई सूरत-हाल पैदा हो सकती है? अच्छा, देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कुत्ते के काटने के बाद दो तरह की दवाइयां लगाई जाती हैं। हुँ। असल में जो कुत्ते काटने का जख्म होता है उसकी तीन कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। कैटेगरी वन जो ओके। होती है वो उसमें से अगर किसी ने जानवर ने चाट लिया और स्किन आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई जरासीम सही। अंदर नहीं गया, तो वो कैटेगरी वन होती है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ आपको रियश्योरेंस करनी होती है, तसल्ली देनी होती है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। फिर सही। जो होता है कैटेगरी टू का जख्म होता है, जिसमें अगर किसी कुत्ते ने या किसी बिल्ली ने
नोच लिया, खरोंच लिया और उस पे कुछ हद तक आपका जानवर का थूक लग गया, क्योंकि ये जो रेबीज के जर्सी में जानवरों के थूक में होता है। सही। तो ये कैटेगरी 2 होती है। इसमें फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ वैक्सीन देनी है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन करनी है। तीसरा जो सबसे खतरनाक है, जिसके रेबीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो कैटेगरी 3 का जख्म होता है, जिसमें खून का निकलना होता है, काटना होता है, ठीक है, जानवर का। जानवर जो होता है उसका खुद का बिहेवियर भी वो होता है, खराब होता है, यही समझ लें कि वो पागलपन की तरफ होता है, कुत्ता बहुत सारे लोगों को काट होता है। तो ये सबसे हम्म। खतरनाक जख्म होता है। सही। इसमें आपने धोने के बाद वैक्सीन भी देनी होती है और जख्म के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना होता है, जितना ज्यादा आप लगा सकते हैं। अब अगर इनमें से कोई भी एक चीज ना हुई हो, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 3 का जख्म था और उसमें से वैक्सीन लगा के छोड़ दिया, तो ये आपकी गलत ट्रीटमेंट हुई उस जख्म की सही। कैटेगरी के लिहाज से। तो दोनों चीजें लगानी होती हैं। अच्छा, फिर वैक्सीन लगाने के भी कुछ स्पेशल तरीके होते हैं, कुछ गोश्त में लगती है, कुछ स्किन में लगती है। तो अगर वो तरीका भी सही इस्तेमाल ना किया गया हो, जैसे हम्म। इंट्राडर्मल हम जिसको कहते हैं, अगर उसको उस प्रॉपर तरीके से ना दिया गया हो, तो भी वैक्सीन अपना काम नहीं करेगी। राइट। तीसरी चीज का ख्याल ये रखना होता है कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों देने होते हैं, क्योंकि फिर अगर एक दफा आपके वैक्सीन लग गई तो उसके बाद आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन लेना होता है, अगर उसकी जरूरत हो। अगर एक राइट। हफ्ते में आपने ठीक। नहीं लगाया तो उसके बाद फिर इम्यूनोग्लोबुलिन देने का भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो मजीद नुकसान कर सकती है, इस सूरत में कि जो वैक्सीन कुव्वत मुदाफियत पैदा करेगी उसको खत्म कर सकती है। तो जो कैटेगरी 3 का जख्म होता है, जो सबसे खतरनाक जख्म होता है, उसमें ये दो काम आपने करने ठीक। होते हैं। इसमें से ठीक तहरीर कोई है। भी ये भी चीज मिस होगी बताइएगा, तो वो रेबीज से, सॉरी टू कट यू, रेबीज से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन का दुरुस्त तरीक़ाकार है या कोई मुकम्मल शेड्यूल होता है? दो तरह के शेड्यूल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक चमड़े में लगती है स्किन में, जिसको इंट्राडर्मल कहते हैं, और हम्म। एक इंट्रामस्कुलर होती है। तो थाई रेड क्रॉस ने इसके पूरे बताए हुए डोजेस बताई हुई है, तरीका बताया हुआ है हम्म। कि 4 डोज लगनी है या 3 डोज लगनी है, ठीक है। सही। तो वो पूरा तरीकाकार होता है, जो रेबीज सेंटर वाले ट्रेन होते हैं इसमें, जो भी कुत्ते के कांटे का इलाज कर रहे होते हैं, वैक्सीन दे रहे होते हैं, उनको ट्रेन किया कई जाता है बार ऐसा बाकायदा होता है कि वो डॉक्टर कौन सी साहिबा चीज कि लेंगे। कुछ लोग जाते हैं और किसी कुत्ते ने अगर उन्हें काट लिया है और वो एक इंजेक्शन या एक डोज या दो डोज लेकर आ जाते हैं, देन दे डोंट कंप्लीट देयर डोजेस। उस केस यस। में क्या होता है? क्या रेबीज खत्म हो जाता है या वो इन्फेक्ट हो सकते हैं? किस तरह से उसको फिर टेकअप किया जाता है? और अगर कोई इसको ब्रेक कर दे तो फिर क्या दोबारा इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है? अच्छा, देखें, ब्रेक तो करना नहीं होता है, इसीलिए ये जो डोजेज होती हैं इसमें ये आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका जो मरीज है वो आपके पास लाजमी वापस आए, उसको समझाना होता है, उसकी काउंसलिंग करनी हम्म। होती है। हम्म। क्योंकि एक वैक्सीन, दो वैक्सीन लगाने का उतना फायदा नहीं होता है जितना आपकी डोज मुकम्मल करने का होता है। फिर ठीक। जो अगर डोज मुकम्मल नहीं हुए तो उसको केस टू केस बेसिस पे देखना होता है हमें। उस हम्म। पहली कोशिश तो यही होती है कि अगर बहुत दिन का गैप नहीं आया है तो जो लास्ट डोज बची है आपकी, वो डोज आप उसको लगा दें। तो ये केस टू केस हमें देखना होता है कि किस तरह से, लेकिन वैक्सीनेशन हर हाल में आपको पूरी करनी होती है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो ठीक है, हम्म। क्योंकि रेबीज के जो असरात होते हैं ना, वो फौरी तौर पे जरूरी नहीं है कि आपको जाहिर हो। जैसे इस बच्ची में आप ये देखें तो 1.5 महीने के बाद असरात आए, तो उस वक्त ओ। तो मरीज ठीक ठाक होता है, उस पर लग रहा होता है कि हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। हम्म। मगर अगर प्रॉपर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नहीं दी गई हो तो ये कुछ महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद भी अपने असरात जाहिर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, दो चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। एक तो ये कि हमारे जो डॉग बाइट सेंटर्स हैं जहाँ पर रेबीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है, हम कितने इक्विप्ड हैं? सिर्फ अगर हम कराची की बात कर रहे हैं तो मेरे पास 5 ऐसे सेंटर्स फ़िलहाल मुझे जहन में आ रहे हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। दूसरा ये कि लोग डरते भी हैं, समझते हैं कि अगर किसी एक में सिम्टम्स आ गए हैं रेबीज़ के, कोई पेशेंट आ गया है तो उससे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी दूसरे शख्स को भी चला जाएगा। हम्म। क्या ऐसा भी होता है? अच्छा, इस तरह की कोई भी केस रिपोर्ट अभी तक हुई नहीं है जो एक इंसान के काटने से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हुआ हो रेबीज। मगर थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो चूंकि थूक के अंदर ये होता है तो थ्योरेटिकली रिस्क होता है, लेकिन अभी तक दुनिया में कोई इस तरह का केस ऐसा रिपोर्ट हुआ नहीं है ठीक है। कि किसी इंसान के काटने से दूसरे इंसान को लगा हो। ठीक है, और हम कितने इक्विप्ड हैं इस तरह के केसेस को टेक अप करने के लिए? क्योंकि आप जिस तरह से बता रही हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, सिम्टम्स बाद में नजर आ रहे होते हैं, तो फौरी तौर पर टेस्ट करवाना, पता करवाना कि सिम्टम्स किस चीज़ के हैं। अच्छा, टेस्ट वगैरह तो देखिए, रेबीज के टेस्ट वगैरह तो सच कोई भी नहीं होते। अगर एक दफा रेबीज की अलामत आ जाए तो उसको तो हम्म। फिर आप क्लिनिकल कुछ हमारे बेड साइड टेस्ट होते हैं जिनकी बेसिस पे हमें डिसाइड करते हैं, क्योंकि कोई लेबोरेटरी टेस्ट हमारे पास इस तरह के अवेलेबल नहीं है। तो और एक दफा अगर अलामत शुरू हो जाए तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, 100% ये समझ लें कि
मौत वाकई होती है। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप उसको पहले ही बचा लें। ठीक जहाँ तहरीम, अच्छा तक एक सेंटर की बात आम तो कर आम तासुर तहरीम ये पाया जाता है कि सिर्फ डॉग बाइट से ही रेबीज़ आपको हो जाएगा, क्या यही बात है या फिर बिल्ली काटे या कोई और जानवर अगर आपको काट ले तो भी आपको फिर रेबीज़ की अलामत हो सकती हैं और आपको फिर वैक्सीन के अच्छा लिए जाना चाहिए? अच्छा, कुत्ते के अलावा देखिए ये जो है वो बिल्ली के काटने से हो सकता है, बंदर के ओके। काटने से हो सकता है। ठीक है, बैट्स है हमारे पास, पर बैट वाला चमगादड़ वाला नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हम्म, इनके कुत्ते बिल्ली दोनों के काटने से हो सकता है, ठीक ठीक है। है। बंदर के काटने से हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आम तौर पर हम क्या करते हैं, ये तो हमने चले आवारा जानवरों का ज़िक्र कर लिया, लोग अपने घर में जानवर पालते हैं और उसमें भी उनको ऐसा लगता है कि ये तो घर का जानवर है, इसमें रेबीज़ नहीं हो सकते हैं एंड देन वो रेबीज़ की वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाते हैं। तो क्या घर के हमारी आवाम के लिए बता दें जिनको जो पालते हैं जानवरों को, क्या जो पालतू जानवर हैं उनमें भी रेबीज़ हो सकता है और इसकी वैक्सीनेशन कब-कब करवाई जाती है? अच्छा, पालतू जानवरों में बिल्कुल रेबीज हो सकता है अगर उनकी वैक्सीनेशन अपडेटेड ना हो, या हर साल वैक्सीन लगती है इनकी, ठीक है, जो वेट्स के पास से लगती है। तो एक तो ये कि जो लोग जानवर पालते हैं वो वैक्सीनेशन को अप टू डेट रखें उनकी, ठीक है, जो ओह! जो जो टाइम है उनकी वैक्सीन का वो कर रहे हैं। दूसरा ये कि बाज दफा पालतू जानवरों में भी जिनकी वैक्सीन नहीं लगी हुई होती है और वो बाहर जाते हैं, बाहर से किसी से लड़ाई होकर आ गए या काट लिया किसी दूसरे कुत्ते ने या पागल बिल्ली ने उनको, तो उनमें भी रेबीज होने के चांसेस होते हैं ओके, अगर उनकी ओके। वैक्सीनेशन ना प्रॉपर हो। अगर ठीक आपने घर के जानवर को सेफ रखना है ठीक तो उसको बाहर तहरीम, जाने से ऑब्वियसली घर के जानवर को अगर आपने सेव करना है तो उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जो कि आपको फॉलो करना बहुत बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। लेकिन तहरीम, हम ये भी देखते हैं कि जो भी जानवर हो उसका उस तरह से एक तो ख्याल नहीं रखा जाता जो आपके घर में है, लेकिन अगर वैसे भी आपको कोई जानवर काट लेता है, घर में कोई भी इंसान या घर में किसी बच्चे को किसी बूढ़े को काटा है, तो हम क्या मेजर बड़ी गलतियाँ इनिशियली कर जाते हैं? सबसे पहले तो जो गलती हम करते हैं वो यही करते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये घर का पला हुआ जानवर है तो शायद हमें दिखाने की जरूरत नहीं थी। हुँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर घर का जानवर भी आपको काट रहा है और वो नॉर्मल बिहेवियर से अलग काट रहा है, तो आप में पहला स्टेप तो वही है कि आपने सोप एंड वाटर से उसको अच्छी तरह फ्रिक्शन के साथ हुँ, धोना है। दूसरा, आपने कंसल्ट करना है स्पेशलिस्ट को। बाज दफा घर के जानवर चूंकि हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप अपने उसको ऑब्जर्वेशन में रखें 7 दिन हुँ, तक। अगर जानवर को रेबीज होता है तो हम उन 7 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, 7 से 10 दिन में। तो ओके। ऑब्जर्व कर सकते हैं तो उसको ऑब्जर्व करें। वैक्सीन आपको फिर भी लग सकती है उसमें, ठीक है, लेकिन ये कि फिर अगेन ये केस टू केस डिसाइड करना होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि जानवर का बिहेवियर कैसा है, किसी और को तो नहीं काटा, बहुत ज्यादा हुँ। गुस्से में तो नहीं है, लाल और टपका रहा डॉक्टर है या साहिबा बिल्कुल मुझे ये भी। बताइएगा कि मिसाल लीजिए कोई रेबीज़ से इन्फेक्टेड जानवर मर गया है। अब आम तौर पर हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि वो मरे हुए जानवर की बॉडी वैसे ही पड़ी रहती है, उसको दूसरे जानवर आके काट रहे होते हैं, कई-कई घंटे, दिन लग जाते हैं उस बॉडी को उठाने में। तो ऐसे में अगर रेबीज़ का जो अफेक्टेड जानवर मर गया है, अगर उसको कोई जानवर काट लेता है या टच करता है या किसी भी तरीके से उसमें रेबीज़ जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, इस तरह से क्या फैलता है? अच्छा देखिए, ये जो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि ये थूक में होता है, जानवरों की जो स्लाइवरी ग्लैंड है, थूक बनाने वाली ग्लैंड होती हैं, उसमें होता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी काटना या नोचने के बाद जख्म को अगर चाट लें तो उस तरह से होता है। ये सही। भी एक बात मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर कोई जानवर जैसे गाय पागल हो गई है तो उसका दूध इस्तेमाल नहीं करना, गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, तो उसमें रेबीज नहीं होता। ये सिर्फ हुँ, स्लाइवा में या थूक में होता है। तो ठीक है। जानवर अगर थूक ट्रांसमिट हो जाएगा किसी को, वो भी इंटैक्ट इसके ना हो, तो उस सूरत में ये ट्रांसमिट हो सकता है। ऑल राइट डॉक्टर जहरीन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस लॉन्ग डिस्कशन दैट वी हैड विद यू। आई एम श्योर हमारे बहुत सारे से मदद हासिल हुई होगी और जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं खास करके रेबीज़ के मामले पर वो ज़रूर हल हो जाएंगे। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग गोहर, वो ये यस। कि 1093 रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है सिंध का। आप अगर कोई कुत्ता या कोई जानवर आपको काट लेता है, इमीडिएटली वहाँ पर कॉल करें ताकि आपको फौरी हेल्प मिल सके। और फ़ौरी आपको जो है वो टेकअप किया जा सके, आपकी जो भी उस वक़्त इनिशियली हो सकता है वो किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।